डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। याद करो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। उसी तरीके से ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर की हम बात करते हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि रजिस्टर्स को ग्रुपिंग का मतलब क्या है, रजिस्टर्स को जोड़ना, एक दूसरे के साथ में कंबाइन करना, कनेक्ट करना। और वो रजिस्टर्स की ग्रुपिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे मान लो कि मेरे पास में ये दो रजिस्टर हैं, एक मान लेता हूं कि 3 किलो ओम का और एक है 6 किलो ओम का। अब यदि मुझे जरूरत है 9 किलो ओम की, तो इन दोनों का यूज करके मैं 9 किलो ओम का रजिस्टर बनाने के लिए इनको किस प्रकार से जोड़ूं, इनको किस प्रकार से कंबाइन करें। या फिर मान लो मुझे एक 3 का था, एक 6 का था, और मुझे किसी सर्किट में चाहिए 2 किलो ओम का, तो इनको हम किस प्रकार से जोड़े कि मुझे 2 किलो ओम का बन जाए। तो इस प्रकार की किसी डिजायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन रेजिस्टर्स की ग्रुपिंग करते हैं। और जो कॉमनली जो रेजिस्टर्स होते हैं इनको हम दो तरीके से कंबाइन करते हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज ग्रुपिंग। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय सीरीज कॉम्बिनेशन? रजिस्टर्स को हम सीरीज में कब बोलेंगे? इफ यू कहते हैं कि resistors are said to be connected in series if we proceed from one point to another point through same path। यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए हमारे पास में एक ही रास्ता हो, तो उस एक ही रास्ते में आने वाले जितने भी रजिस्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और ये कहते हैं कि दैट इज सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। जैसे हम समझते हैं कि जैसे मान लो ये एग्जांपल लेते हैं कि अपने पास में जो दो रजिस्टर थे, दो रजिस्टर्स को हम इस प्रकार से जोड़ दें कि पहला रजिस्टर इसके साथ में यहाँ पर ये दूसरा रजिस्टर जोड़ दिया। अगर हम इस प्रकार से इनको यूँ कनेक्ट कर देते हैं कि फर्स्ट रजिस्टर यहाँ से चलने के बाद में मान लो हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है, तो जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहे हैं तो दोनों रजिस्टर एक ही पाथ में है, इसका मतलब दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 ओम, और इनको हमने पॉइंट A और B के बीच में इस प्रकार से कनेक्ट किया हुआ है। सपोज वी हैव थ्री रजिस्टर ऑफ वैल्यूज R1 R2 एंड R3। ये अभी मेरे पास में तीन रजिस्टर है। फर्स्ट रजिस्टर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो क्या मान लेते हैं R1, सेकेंड रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस R2 और थर्ड के लिए क्या मान लिया हमने R3। इनको पॉइंट A और B के बीच में इस प्रकार से एंड टू एंड जोड़ा हुआ है कि पहले के एक एंड पे दूसरे का पहला टर्मिनल, फिर इसके अगले एंड पे उसके अगले का पहला टर्मिनल, और इस प्रकार से रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर दिया। दिस इज नोन एज सीरीज ग्रुपिंग। आप देखो सीरीज ग्रुपिंग में रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ने के बाद में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा या इन तीनों को मिलाने के बाद में हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितने ओम का मिलेगा, इसको समझते हैं। मान लो हमने पॉइंट A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। अब देखो हम ये यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल की जगह मान लो हम कोई बैटरी लगा दें, सपोज दिस इज एनी
बैटरी ऑफ पोटेंशियल V। अब ये जो बैटरी है जो करंट सप्लाई करेगी, यहाँ पर करंट को फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल दीज रेजिस्टर्स हैव सेम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए एक लाइन या एक जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या आ जाएगी, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल रेजिस्टर्स हैव सेम करंट। एक वन ऑफ द मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया कि सीरीज में जितने भी रेजिस्टर हैं सभी में करंट सेम होगा। अब देखो सभी का जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है, R1, R2 और R3। तो सभी के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वी नो दैट पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू IR। सभी में करंट सेम है लेकिन सभी का जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है। इसका मतलब सभी के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, अलग अलग। तो वी कैन से दैट पोटेंशियल ड्रॉप इन फर्स्ट रेजिस्टेंस V1 इज इक्वल टू I, तीनों में सेम है, और पहले का रेजिस्टेंस कितना है, R1। सेकंड के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा सेकंड रेजिस्टेंस के अंदर क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू I R2। एंड थर्ड रेजिस्टेंस के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V3 इज इक्वल टू I R3। और टोटल पोटेंशियल इन तीनों में जो ड्रॉप होगा, अगर मैं ये कह दूं कि लेट V इज टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, जितना इन तीनों में ड्रॉप हुआ है। वी कैन से दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और वी कैन से दैट V इज इक्वल टू V1 की जगह यहाँ से हम ये पुट कर दें I R1 प्लस I R2 प्लस V3 की जगह I R3, और वी कैन से दैट V इज इक्वल टू I, तीनों में कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो अगर हम ये कहते हैं कि मान लो ये जो तीनों जो रेजिस्टेंस है मिलने के बाद में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, तीनों का जो कुल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, अगर उसको मैं RS नाम दे देता हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस RS स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज थ्री। तो सेम पोटेंशियल मान लो पोटेंशियल V अप्लाई कर दें, देन करंट I। सो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ये बना, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, V इज इक्वल टू I RS। तो ये V की ये वाली वैल्यू यहां पुट करता हूं मैं, V की जगह क्या पुट कर रहा हूं, I RS इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। दोनों तरफ I से I कैंसिल हो जाएगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास में एक मेथड आ गया, एक फार्मूला आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू को जोड़ दो, डायरेक्टली ऐड करना है। मैं जैसे यहाँ कहा मैंने RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो ये रेजिस्टेंस 3 ओम का है, ये कहते हैं सपोज 4 ओम का, और ये 5 ओम का होता, तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता, सिंपल हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 प्लस 4 प्लस 5, 4 और 3 7 और 5 12। हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का वो कितना होगा, 12 ओम। तो ये तो आ गया हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कब बोलेंगे, व्हेन रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सपोज हमें एक पॉइंट है A,
और एक पॉइंट है बी। ए और बी के बीच में 3 रेजिस्टेंस इस प्रकार से जोड़े हुए कि जो पहला रेजिस्टेंस R1, फिर सेकंड रेजिस्टेंस ये ले लेते हैं हम R2, फर्स्ट रेजिस्टेंस R1, सेकंड रेजिस्टेंस R2 एंड थर्ड रेजिस्टेंस R3। तो देखो यहां से हम कह सकते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हमारे पास में 3 डिफरेंट पाथ्स हैं। एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया और एक पाथ ये हो गया। इफ वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू another point through different paths, then the resistance in these paths are said to be connected in parallel। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन की? if we can proceed through different paths from one point to another point, one point to another point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हम यदि अलग अलग पाथ से चल सकते हैं तो वो जो रेजिस्टेंस होंगे वो किस में होते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि हम रेजिस्टेंस को इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं, अब ये पता करें कि पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या ये तीनों मिलके कितना रेजिस्टेंस लगा रहे हैं पॉइंट ए और बी के बीच में। तो इसको पता करने के लिए हम पहले की तरह पॉइंट ए और बी के बीच में ये मान लो हमने कोई बैटरी लगा दी और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो क्या मान लेते हैं? V। लेट V इज पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी एंड मान लेते हैं ये जो बैटरी है करंट कितना सप्लाई करती है? I। तो देखो करंट यहाँ पहुंचने के बाद में करंट को फ्लो करने के लिए 3 अलग अलग पाथ हैं। एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया और एक पाथ ये हो गया। देयर आर 3 डिफरेंट पाथ्स। जबकि सीरीज में क्या था? एक ही पाथ था। अब यहाँ पर क्या होगा? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मान लेते हैं जो पहला जो रेजिस्टेंस है उसमें जो करंट आ गया वो I1, दूसरे रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है वो मान लेते हैं I2 और जो थर्ड जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर करंट क्या हो गया? I3। तो यहाँ पर करंट का डिवीजन हो गया। यहाँ पर देखो यहाँ पर जो तीनों में जो पोटेंशियल आएगा, पहला रेजिस्टेंस R1 डायरेक्टली देखो बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब R1 के लिए पोटेंशियल कितना होगा? जितना इस बैटरी का पोटेंशियल है। इसी प्रकार से जो सेकंड रेजिस्टेंस है उसके लिए भी पोटेंशियल कितना होगा? V। थर्ड रेजिस्टेंस के भी टर्मिनल सीधे कहाँ पर है? A और B के बीच में, मतलब तीनों के टर्मिनल डायरेक्टली A और B पे आ रहे हैं। तो जितना पोटेंशियल A और B के बीच में, A और B के बीच में पोटेंशियल के लिए अपन ने बैटरी भी लगा रखी है। इसका मतलब तीनों के अक्रॉस में पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगी? पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर, पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर रिमेन्स सेम। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितने भी रेजिस्टर लगा दो सभी के अक्रॉस में पोटेंशियल वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब देखो हमने टोटल जो बैटरी जो करंट सप्लाई करती है वो कितना करती है? I। और जो I का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ? पहले रेजिस्टर में I1 प्लस दूसरे रेजिस्टर में I2 प्लस तीसरे रेजिस्टर में I3। अब हम I1, I2 और I3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले रेजिस्टर के लिए पोटेंशियल कितना है? V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से? I1 R1 यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। पहले रेजिस्टर में करंट I1, रेजिस्टेंस R1। सो यहाँ से I1 की वैल्यू I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V अपॉन R1। इसी प्रकार से सेकंड रेजिस्टर के लिए पोटेंशियल V है बट V इज इक्वल टू क्या होगा? I2 R2 और I2 की वैल्यू निकालोगे तो V अपॉन R2। थर्ड रेजिस्टर के लिए V इज इक्वल टू क्या होगा? I3 R3 और I3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी? V अपॉन R3।
सभी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम। I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 की जगह हम पुट कर रहे हैं V अपॉन R1 प्लस I2 की जगह V अपॉन R2, I3 की जगह V अपॉन R3। जैसा हमने पहले माना था उसी प्रकार से मान लेते हैं कि मान लो ये जो तीनों जो रेजिस्टेंस है मिलकर जितना इफेक्ट लगाएंगे उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको मैंने नाम दे दिया R और इसके नीचे लगा दिया P। इसका मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बाकी कंडीशन सेम है, पोटेंशियल V, करंट I। तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए यदि हम ओम्स लॉ को लिखेंगे तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू I RP और I की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, V अपॉन RP। अब ये वाली वैल्यू I की हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ लेते हैं I की इस वैल्यू को, I की जगह पुट कर दो V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। देखो प्रत्येक टर्म में V है, या यूं कर दें कि दोनों तरफ V से V कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये एक फार्मूला आ गया पहले की तरह। पहले हमने सीरीज में निकाला था, अब पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मेथड क्या आ गया, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जैसे हमने कैपेसिटर्स में समझा था उसी प्रकार से। तो देखो यहाँ है डिफरेंस दोनों में, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में और रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। यदि कैपेसिटर पैरेलल में होते तो कैपेसिटर के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Cp का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो किसके लिए, कैपेसिटर यदि पैरेलल में हो, और रेजिस्टर यदि पैरेलल में होते तो उसका उल्टा है, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दोनों में अंतर समझ गए होंगे। कैपेसिटर पैरेलल में है तो कैपेसिटर को तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, और रेजिस्टर यदि पैरेलल में है तो कैसे ऐड करेंगे, पहले प्रत्येक रेजिस्टर का रेसिप्रोकल लेंगे, फिर उनका इस प्रकार से सम करेंगे और फिर फाइनल आंसर जो आएगा 1 अपॉन RP आएगा, फिर उसका उल्टा करेंगे 1 अपॉन RP का रेसिप्रोकल लेंगे, तब जाके क्या आएगा, RP आएगा। इसी प्रकार से यदि कैपेसिटर सीरीज में होते तो इक्विवेलेंट और कैपेसिटेंस निकालने के लिए फार्मूला क्या था, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और रेजिस्टर सीरीज में हो तो रेजिस्टर के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट फार्मूला कर देंगे। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमारे पास में दो रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर ये मान लेते हैं 3 ओम का, और दूसरा रेजिस्टर ये मान लेते हैं 6 ओम का। अगर हम ये पूछेंगे फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो देखो ए से बी तक चलने के लिए दो अलग अलग पाथ हैं, इसका मतलब ये दोनों किसमें, पैरेलल में। पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने मेथड क्या सीखा है, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 कितना है 3, तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन R2 कितना है 6, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6 क्या आएगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, अब ये कह सकते हैं यहाँ से इट विल बी 3 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये 1/2 तो आया 1 अपॉन RP। अब इसका उल्टा कर दो, RP इज इक्वल टू 1/2 का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा 2। सो देखो अब रेजिस्टर को पैरेलल में जोड़ने के बाद में यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम का आया, तो यहाँ पर कम से कम कितना था 3, और इक्विवेलेंट कितना आया 2 ओम का। तो यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स और आती है
कि रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ने के बाद में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इन सभी में जो सबसे कम वैल्यू का था ना उससे भी कम आएगा। इसका मतलब यदि हमें कम वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे, और यदि जैसे मान लो यहीं पर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होते, सीरीज में इस प्रकार से होते कि ये 3 ओम का और फिर इसके साथ में लगा देते 6 ओम का, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बनता है 3 + 6 = 9 ओम। 6 से भी बड़ा हो गया, जो इन दोनों में सबसे बड़ा था 6, उससे भी बड़ा आया 9। यदि रेजिस्टर पैरेलल में सीरीज में होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा आएगा, पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम आएगा। तो ये था हमारे पास में ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और हर प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका फाइनल एग्जाम हो या चाहे IIT PF किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। तो वो न्यूमेरिकल भी हम इस चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग।